चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो प्राचीन तो थी लेकिन कई मायनों में आज से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी। एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती है। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसी महान सभ्यता के बारे में कैसे जानें जिसने बड़े बड़े शहर बसाए, दूर दूर तक व्यापार किया, बेहतरीन कला बनाई, लेकिन अपनी कहानी बताने के लिए कोई ऐसी लिखावट नहीं छोड़ी जिसे हम आज पढ़ सके। यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है और इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की ये पड़ताल घूमेगी। और ये बात इस कोट से बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे पास उनकी लिपि के नमूने तो हैं, पर आज तक कोई उन्हें समझ नहीं पाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब पुरातत्वविदों की एक तरह की जासूसी का नतीजा है। उन्होंने ईंटों, मोहरों और कंकालों जैसे छोटे छोटे सुरागों को जोड़ जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है। तो हमारा सबसे पहला सुराग मिलता है उनके शहरों के खंडरों में, और ये कोई आम शहर नहीं थे। नहीं, ये तो इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने थे जो हमें बताते हैं कि ये लोग सिर्फ बनाने वाले नहीं बल्कि भविष्य की सोचने वाले थे। जरा इस बारे में सोचिए, उस जमाने की बाकी बड़ी बड़ी सभ्यताओं में गंदगी और कचरा सड़कों पर आम बात थी, और अब सिंधु घाटी को देखिए। जब दुनिया साफ सफाई के बारे में सोच भी नहीं रही थी, ये लोग दुनिया के पहले सैनिटेशन इंजीनियर्स बन चुके थे। यहाँ जो हमें दिखता है वो सच में हैरान करने वाला है। लगभग हर घर में अपना टॉयलेट था जिसमें एक तरह का फ्लश सिस्टम भी था, और ये सब एक ढकी हुई नाली के नेटवर्क से जुड़ा था जो कि दुनिया का पहला प्रॉपर सीवेज सिस्टम माना जाता है। सड़कों पर कूड़ेदान थे, और फिर है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ये कोई मंदिर या महल नहीं बल्कि एक पब्लिक पूल जैसी चीज थी जो शायद किसी धार्मिक स्नान या रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होती होगी। ये सब एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जिसके लिए स्वास्थ्य और व्यवस्था बहुत बहुत जरूरी थी। उनकी इंजीनियरिंग के अलावा एक और चीज है जो सबको हैरान करती है, और वो है मानकीकरण। मतलब हर चीज को एक तय स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने का जुनून। ये उनके सोचने के तरीके का एक और बहुत बड़ा सुराग है। इन नंबरों को देखिए, 1, 2, 4। ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है बल्कि ये उनकी समझदारी का एक बेहतरीन सबूत है। ये उनकी ईंटों का अनुपात था। चाहे कोई बड़ा शहर हो या छोटा सा गांव, हर एक ईंट इसी सटीक अनुपात में बनी थी। और कमाल की बात यह है कि आज की फिजिक्स भी मानती है कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे मजबूत आकालों में से एक है। मतलब गणित और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। उनका मैथमेटिकल माइंड यही नहीं रुकता। जरा उनके वजन के सिस्टम को देखिए। छोटे वजन के लिए वो बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। 1, फिर उसका दुगना 2, फिर 4, 8, 16, ठीक वैसे ही जैसे आज कंप्यूटर काम करते हैं। और बड़े वजन के लिए वो दशमलव सिस्टम यानी 10, 20, 100 का इस्तेमाल करते थे। कीमती मोतियों से लेकर अनाज तक हर चीज के व्यापार के लिए ये एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड सिस्टम था। ठीक है, हमने उनके शहरों और गणित की बात कर ली, लेकिन इन ईंटों की दीवारों के बीच रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब कुछ ऐसे सुरागों को देखते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि प्राचीन जीवन का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत और किसी तरह जिंदा रहना था, लेकिन सिंधु घाटी के लोग इस सोच को गलत साबित करते हैं। जो सबूत मिले हैं उनसे साफ पता चलता है कि उन्हें जिंदगी का मजा लेना भी आता था। पुरातत्वविदों को वहां पासे मिले हैं जिन पर बिल्कुल आज की तरह 1 से 6 तक निशान बने हैं। उन्हें शतरंज जैसे गेम बोर्ड भी मिले हैं। बच्चों के लिए तो उन्होंने मिट्टी की सीटियां और ऐसी कठपुतलियां बनाई जिनके हाथ और सिर धागों से हिलते थे। ये सब एक ऐसे समाज को दिखाता है जो खेल और कल्पना को बहुत महत्व देता था। खेल और खिलौने तो ठीक हैं, लेकिन जिंदगी की असली परेशानियों का क्या? जैसे कि एक भयानक दांत का दर्द। और यहीं हमें एक और हैरान कर देने वाली खोज मिलती है। यकीन करना मुश्किल है पर यह सच है। पुरातत्वविदों को ऐसे दांत मिले हैं जिनमें सड़न का इलाज करने के लिए बहुत ही सफाई से छेद किए गए थे, और ये आज से 9000 साल पहले की बात है। वो लोग दांत दर्द का इलाज करने के लिए बोर ड्रिल जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब वो दुनिया के पहले डेंटिस्ट थे। तो हमने उनकी इंजीनियरिंग देखी, उनके खेल देखे और उनकी मेडिकल स्किल्स भी।
पर शायद सबसे बड़ा रहस्य इस बात में छिपा है कि उनकी सभ्यता में क्या नहीं था, और वो चीज थी युद्ध। ये तुलना सब कुछ बता देती है। एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं हैं जिनकी कला राजाओं की जीत, युद्ध और बंदियों की तस्वीरों से भरी पड़ी है, और दूसरी तरफ है सिंधु घाटी, जहां हमें लड़ाई का लगभग कोई सबूत नहीं मिलता। ऐसा नहीं था कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास तांबे और कांसे के औजार थे जिनमें चाकू और भाले भी शामिल थे। लेकिन अपने पड़ोसियों के मुकाबले उनके पास हथियारों का कोई बड़ा जखीरा नहीं मिला, ना ही किसी बड़ी सेना या बड़े युद्ध का कोई सबूत। एक इतनी बड़ी और फैली हुई सभ्यता के लिए ये बहुत ही अजीब बात है। और ये सब हमें घुमा फिराकर वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, अनसुलझे रहस्य और वो खामोश लिपि। और उनके सबसे आम प्रतीकों में से एक इस रहस्य को पूरी तरह से बयान करता है। ये है इंडस यूनिकॉर्न। ये एक सींग वाला अजीब सा जानवर उनकी हजारों मोहरों पर बना हुआ मिला है। ये मोहरें एक तरह से आज के कंपनी लोगो या पहचान पत्र की तरह थीं, जो व्यापार के सामान पर लगाई जाती थीं। ये उनकी कला की सबसे आम तस्वीर है, फिर भी हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि आखिर ये है क्या। तो क्या ये कोई मिथिकल क्रीचर था, या कोई बहुत जरूरी धार्मिक चिन्ह, या फिर ये सिर्फ एक बैल के साइड से ली गई तस्वीर है जिसमें दूसरा सीन नजर नहीं आ रहा? सच तो ये है कि हम नहीं जानते। ये एक छोटा सा प्रतीक है, लेकिन ये दिखाता है कि अभी भी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। तो देखिए, हमने सुरागों को एक साथ जोड़ा है। हमें उनके व्यवस्थित शहर मिले, उनके खेल खिलौने मिले और उनकी रहस्यमयी शांति के बारे में पता चला। लेकिन वो एक चाबी जो इस पूरी कहानी का ताला खोल सकती है, यानी उनकी लिपि, वो आज भी एक पहेली बनी हुई है। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नाम आज के दिए हुए हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। उस शहर में रहने वाले लोग उसे किस नाम से बुलाते थे, ये हम नहीं जानते। हम एक ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं जिसके मुख्य किरदारों के नाम तक हमें नहीं पता। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। अगर हम कभी उनकी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, तो वो हमें क्या बताएगी? क्या वो हमें उनके राजाओं के नाम बताएगी, उनके देवी देवताओं की कहानियां सुनाएगी, या शायद उस शांतिपूर्ण समाज का राज खोलेगी? जवाब अभी भी जमीन के नीचे दबे हैं, खामोशी से हमारे इंतजार में।